आपको याद होगा जब इस साल अप्रैल में ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे तो अमेरिका समेत दुनिया के सारे शेयर बाजार धड़ाम हो गए थे। ट्रंप का समर्थन करने वाले बड़े उद्योगपति भी उनकी आलोचना करने लगे थे। तब हालत बिगड़ती देख ट्रंप ने 90 दिन का ब्रेक लगाया, लेकिन अब फिर से वो अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसे में अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी मार्केट को फिर से नुकसान हो सकता है और दुनिया में मंदी आने का खतरा है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के बजट लैब के अनुमान के मुताबिक अमेरिका में औसत टैरिफ रेट 18.3% हो चुका है। इससे पहले 1909 में अमेरिका में औसत टैरिफ रेट 21% था, यानी मौजूदा टैरिफ 100 साल में सबसे ज़्यादा है। बढ़े हुए टैरिफ की वजह से अमेरिकी परिवारों को इस साल औसतन $2400 यानी 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ेगा। पहले वो जो विदेशी सामान $100 में खरीद रहे थे, अब इसके लिए उन्हें $118 और 30 सेंट चुकाने होंगे। बजट लैब के मुताबिक टैरिफ से अमेरिका की जीडीपी 0.5% गिर सकती है। इसका मतलब है कि अमेरिका की $28 ट्रिलियन की इकॉनमी को एक साल में 140 बिलियन यानी अरब डॉलर का नुकसान होगा। भारतीय रुपए में ये संख्या है 11.6 लाख करोड़ रुपए। नतीजा, अमेरिका में भी महंगाई बढ़ेगी और नौकरियां घटेंगी। तो जब अमेरिका को भी नुकसान ही होना है तो ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये समझने के क्रम में हमारी नजर पड़ी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे एक लेख पर, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक जोना ब्लैंक ने। क्या लिखते हैं वो? अमेरिका को रूस के तेल या यूक्रेन से फर्क नहीं पड़ता। चिढ़ इस बात की है कि भारत ने जवाब कैसे दे दिया। भारत ने ट्रेड डील पर अपने हितों से समझौता नहीं किया। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर भी माकूल जवाब दिया। इसे ट्रंप ने अपनी व्यक्तिगत हार के तौर पर देखा। किसी अच्छे रिश्ते की बुनियाद में होते एक दूसरे की चिंता और परस्पर भरोसा रखने जैसे गुण ट्रंप के अंदर ये नहीं है। ट्रंप अपने आप को एक ठेकेदार के तौर पर देखते हैं जिसका एक ही उद्देश्य मुनाफा पीटना, लेकिन हर बार और हर रिश्ते में ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी लिखा कि ट्रंप भारत को दुश्मन की तरह इसलिए ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि वो उनके मन मुताबिक नहीं चल रहा। और भी एक्सपर्ट्स ने इसी तरह की बात रेखांकित की, आंकड़े भी दिए। मसलन अमेरिका का भारत में जो निर्यात होता है वो उसके कुल निर्यात का सिर्फ 2%। ऐसे में 50% टैरिफ लगाने का तुक क्या है? तुक वैसे रूस से तेल खरीदने की बात पर भी शिकायत का नहीं है। ये बातें किसी से छिपी नहीं कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस का तेल यूरोप के बाजारों में जाना बंद हो गया। नतीजा, मिडिल ईस्ट से आने वाली तेल की सप्लाई यूरोप की तरफ मोड़ दी गई और तब अमेरिका ने खुद भारत से कहा कि वो रूस से तेल खरीदे, नहीं खरीदेगा तो तेल मार्केट गड़बड़ा जाएगा। तब भारत ने 2022 के बाद से रूस से तेल खरीदना बढ़ाया। इंडिया टुडे के तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर ने इसका पूरा हिसाब किताब दिया। भारत 2022 से पहले 100 में से 2 बैरल कच्चा तेल रूस से खरीदता था और अब ये हिस्सा बढ़ के 35 से 40 बैरल तक पहुंच गया है। भारत को शुरुआती दिनों में तो रूस का तेल बाकी देशों के मुकाबले $10 से $12 प्रति बैरल सस्ता पड़ता था। अब लेकिन ये अंतर $3-4 का ही रह गया है। रूस से सस्ता तेल मिलने के कारण ही युद्ध का बुरा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा और महंगाई काबू में रही। और बात अगर रूस के तेल की ही है तो फिर चीन और यूरोपीय संघ के साथ रियायत क्यों बढ़ती जा रही है? फिनलैंड के थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भले ही यूक्रेन जंग के लिए रूस की आलोचना की हो, लेकिन इन्होंने रूस से व्यापार भी किया है। डेटा के मुताबिक चीन और भारत रूस के तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं, वहीं गैस के मामले यूरोपीय संघ सबसे बड़ा खरीदार है। इस पर भी सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। भारत इस समय एक तो सबसे बड़ा देश है जो शुद्ध रूप से जो लड़ाई के साजो सामान है, युद्ध के साजो सामान, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बायर है और उसको विन अवे किया जाए रूस से, और रूस से हम धीरे धीरे करते वो ट्रेड कम कर रहे हैं। सिप्री से अगर देखें, सिप्री के अगर डेटा को देखें तो आप पाएंगे कि 19 से 24 के बीच हमने करीब 35% के करीब ही उनसे शस्त्रास्त्र लिए हैं। बाकी हम इजराइल से, यूके से, फ्रांस से, कुछ यूएस से ले रहे हैं। यानी हमारा जो डिपेंडेंस है रूस पर वो कम होता जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि ये पूरा जो डिफेंस बजट है वो शायद उनको मिल जाए, क्योंकि भारत ऐसे भी इन्वेस्ट यूरोपियन यूनियन के देशों जैसा नहीं कर सकता है। और यूरोपियन यूनियन ने भी उनको कमिट किया है कि एक तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि $600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, जापान $550 बिलियन करेगा, कोरिया $350 बिलियन करेगा। तो इस तरह के उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है कि जो $300 से ज्यादा, $300 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसका 15% रेट होगा, जो उससे कम करेगा उससे 19%, 20%। और भारत जैसे दो देश जो नहीं कर सकते हैं लेकिन अपना मार्केट खोल सकते हैं आर्म्स डील के लिए, वो ऐसा करेंगे तो शायद उनके मुनाफे में होगा। तो ये था ट्रंप का पूरा टैरिफ कांड। अब एक आखिरी सवाल बचा है, प्रधानमंत्री मोदी जिस व्यक्तिगत कीमत की बात कर रहे हैं वो क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री का इशारा राजनीतिक और राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक पहलुओं पर है।
ट्रंप को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की विफल विदेश नीति की वजह से ये दिन देखना पड़ा। बात अमेरिका में चल रहे अडानी केस की भी हो रही है। कुल 3 पॉइंट्स में से समझते हैं। पहला, ट्रंप और मोदी की दोस्ती दुनिया ने देखी। अगर भारत अपने रुख पर अड़ा रहेगा तो जाहिर तौर पर रिश्तों पर असर पड़ेगा। दूसरा, अमेरिकी टैरिफ का असर भारत के छोटे और मंझोले कारोबारियों पर पड़ेगा और उनके गुस्से का सामना मोदी सरकार को करना पड़ सकता है। और तीसरा, बीते कुछ वर्षों में भारत को अमेरिका के पक्ष में जाता हुआ देखा गया है। नए घटनाक्रमों के मद्देनजर विदेश नीति में बदलाव भी दिख सकते हैं और इसी विदेश नीति में बदलाव के बैकड्रॉप में है ब्रिक्स की एकजुटता। हम ब्राजील के राष्ट्रपति के बयान के बारे में आपको बता चुके हैं। एक जानकारी और, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और बातें चीन भारत संबंधों में सुधार की भी हो रही हैं। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की पुष्टि हुई। चीन का सरकारी मीडिया भी भारत के पक्ष में लिख रहा है। ऐसे में इन डेवलपमेंट से क्या रिजल्ट सामने आ सकते हैं, समझते हैं एक्सपर्ट से। प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं चीन, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और शायद मैं कहूंगा कि इसके पीछे वो ट्रंप का टैरिफ बैरियर जो उन्होंने खड़ा किया वो भी है। और इसके अलावा क्वाड में राष्ट्रपति ट्रंप भी आने वाले हैं भारत में इस ईयर एंड में। और पुतिन ने तो आज इंफॉर्मेशन आ ही गई कि वो आ रहे हैं जो मीटिंग के लिए, एनुअल मीटिंग जो होती है 7 साल बाद। तो इनके बैकड्रॉप में यही देखा जाएगा कि मीटिंग्स जो होंगी वो तो होंगी ही, लेकिन जो मीटिंग का जो एजेंडा रहेगा या जो गर्मजोशी रहेगी भारत चीन की या भारत रूस की, वो अब बदल जाएगी। या जो उनके ताल्लुकात पिछले 5 साल में खासकर चीन के साथ जो हमारे 2020 के बाद संबंध रहे हैं, उनके बाद जो तल्खी आई थी, अब वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है और पहले से भी आ रही है। मतलब 6-7 महीने से शायद हमको ये लगने लगा था। तो इन डेवलपमेंट्स के बीच यही लग रहा है कि भारत अपने सारे ऑप्शंस पहले जैसे फिर से खोलने लगा है कि हम सिर्फ एक राष्ट्र पर डिपेंडेंट नहीं हो, और वो अगर वो राष्ट्र हमें ब्लैकमेल कर रहा है और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसका अपने डिप्लोमेसी से उसका जवाब देंगे, ना कि हम जो वर्बल डुएल चलता है जो जेलेंस्की और ट्रंप के बीच चला वैसा हम नहीं होने देना चाहते।